सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाजरीन, मुल्क में जो सियासी सूरत हाल है रोज़ बरोज़ वो अजीब व गरीब होती चली जा रही है। रोज़ बरोज़ एक नई हैपनिंग है और अभी जो खबर आई है थोड़ी ही देर पहले वो आई है बलूचिस्तान के हवाले से, जिसमें अब वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बिज़ंजो को हटाने की तैयारियाँ कर ली गई हैं। उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद तैयार कर ली गई है और जाम कमाल ग्रुप ये कह रहा है कि हमारे पास नंबर्स गेम पूरे हैं और 24 घंटों में तहरीक अदम एतमाद ना सिर्फ पेश की जाएगी बल्कि ये कामयाब भी हो जाएगी। क्यों होता है बलूचिस्तान में बार बार ऐसा? पहले ज़रा इस पर बात कर लेते हैं कि 4 सालों में ये तीसरे वज़ीर आला और जिनके खिलाफ फिर तहरीक अदम एतमाद और ये सारी चीज़ें, बलूचिस्तान की ये सियासत जो है बार बार उसमें ऐसी सूरत हाल क्यों पेश आती है, क्यों एक अनसर्टेनिटी यहाँ पर रहती है और क्यों इस तरह की बातें वहाँ पर की जा रही हैं, इसके पीछे क्या वजूहात हैं, इसी पर हमने मौक़िफ़ जानेंगे। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत अजीम साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे सबसे पहले बात कर लेते हैं। फ़रज़ साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब अब्दुल कुद्दूस बिज़ंजो के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करने की तैयारियाँ कर ली गई हैं और ये कहा गया है कि 24 घंटों में ये तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी जाएगी। क्या कहेंगी आप? देखिए, ये तहरीक अदम एतमाद की खबरें जो हैं ये हम पिछले कई दिनों से बल्कि 2-4 महीनों से ही सुन रहे हैं और अगर जिनके पास नंबर गेम्स जो है वो अगर इनके पास मुकम्मल है तो वो पूरा करें अपना शौक और इंशाल्लाह वो अपनी मुंह की खाएंगे। अच्छा, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि वही 38 अरकान हैं जिन्होंने अब्दुल कुद्दूस बिज़ंजो को वोट दिए थे, उन्हीं में से लोग अलग हुए हैं। नहीं, ऐसी खबरों में कोई सच्चाई नहीं है, बल्कि मैं आपको यहाँ भी बताती चलूँ कि चीफ मिनिस्टर अब्दुल कुद्दूस बिज़ंजो बलूचिस्तान की हिस्ट्री में एक ऐसे चीफ मिनिस्टर हैं कि जिन पे ना सिर्फ हुकूमती बेंचेस पे बैठे हुए अरकान एतमाद करते हैं बल्कि अपोजिशन पे में बैठे हुए बेंचेस पे बैठे हुए अरकान भी एतमाद करते हैं। आपके सामने ऐसे बड़े बड़े इनिशिएटिव इस दौरे हुकूमत में लिए गए, ये आप भी जानते हैं, और सबसे बड़ा मार्का जो सर अंजाम दिया इस हुकूमत ने वो रेकॉर्डेड की शक्ल में है, जिसमें आप देखेंगे कितने अरब रुपए कर्जे से पाकिस्तान को बचाया गया और बलूचिस्तान और पाकिस्तान की हिस्ट्री में इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट पहले पाकिस्तान से बाहर से कभी भी नहीं आई जो आपने इस दौरे हुकूमत में देखी है। और यहाँ पर मैं एक और बात आपको बताती चलूँ कि यही अरकान जो दावे कर रहे हैं कि हम तहरीक अदम एतमाद लेके आ रहे हैं, ये जब खुद हुकूमत का हिस्सा थे उस वक्त तो इन्हें हुकूमत में कोई बुराई नजर नहीं आती थी। अब जब इन्हीं की करप्शन की वजह से इन्हें हुकूमत से अलहदा कर दिया गया तो ये फिर अब तहरीक अदम एतमाद लाने के दावे कर रहे हैं। वो शौक अपना जरूर पूरा करें और आप इस तहरीक अदम एतमाद को नाकाम होते हुए देखें। लेकिन ये 4 सालों में तीसरे वजीर आला हैं, ये बार बार बलूचिस्तान में फराज साहब ऐसी सूरत हाल पेश क्यों आती है? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह मोर देन 50 to 55 मेंबर्स आर विद मीर अब्दुल कुद्दूस बिज़ंजो। यानी कि आप ये कह रही हैं कि तहरीक अदम एतमाद जो है वो नाकाम होगी। नंबर्स गेम आपके पास पूरे हैं, लेकिन हम ये देखते हैं कि बलूचिस्तान में हर थोड़े ही महीनों बाद ऐसी ही सूरत हाल पेश आ जाती है। ज़ाहिर है ये नहीं होना चाहिए लेकिन ये हो रहा है। बहुत शुक्रिया आपका फराजीम साहिबा, तर्जुमान बलूचिस्तान के साथ मौजूद थी और सारी गुफ्तगू आपने उनकी सुनी। लेकिन हम देख रहे हैं नाजरीन, जो सूरत हाल है, कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और कल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जिसमें मुनर्रिफ अरकान और ये कहा गया सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कि उनका वोट शुमार नहीं किया जाएगा, तो अब सवालात बहुत सारे उठ रहे हैं कि जी तहरीक अदम एतमाद जो कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ लेकर आई गई थी और उसके बाद ये रेफरेंस दायर किया गया था, उसके बाद से लेकर अब तक की जो ये सूरत हाल है, तो क्या जो तब्दीली पंजाब की हद तक ही रहेगी या ये तब्दीली मरकज़ में भी आएगी? सुप्रीम कोर्ट के फैसले के असरात क्या मुरतब होंगे, इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं बैरिस्टर राजा आमिर अब्बास साहब, उनको भी हम वेलकम कहेंगे, और एक्स अटॉर्नी जनरल हैं इरफान खादिर साहब, उनको भी हम खुश आमदीद कहते हैं मेरे प्रोग्राम में। आप दोनों हज़रात का बहुत शुक्रिया। इरफान साहब, आपकी माहिराना कानूनी राय क्या कहती है? सुप्रीम कोर्ट का जो कल का हुक्म आया है, क्या ये एक आईनी बहरान जो पंजाब में जारी है, क्या ये उसको ख़त्म करने में मदद देगा? ये सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन है, गो के उन्होंने लफ्ज ऑर्डर का लिखा हुआ ऊपर, लेकिन आर्टिकल 186 में आइन में साफ तौर पे लिखा है कि सदर पाकिस्तान ओपिनियन मांगेंगे सुप्रीम कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट किसी भी कानूनी नुक्ते पे जो सदर साहब उठाते हैं उस पर अपनी राय देगी। सुप्रीम कोर्ट ने राय दी है
और ये राय जो है किसी पे बाइंडिंग इस तरह से नहीं है जिस तरह से के तासुर दिया जा रहा है। अच्छा। और वैसे भी ये राय जो है, ये राय वैसे भी गलत है। ये आइन और कानून के मुताबिक ये राय नहीं है। इस राय आइन में तरमीम की जा रही है, जो कि कोई आइन इस चीज की इजाजत नहीं देता और सुप्रीम कोर्ट को ऐसा इख्तियार नहीं है कि वो आइन में तरमीम कर दे, और वो भी एक एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में करे, क्योंकि आइन में तरमीम सिर्फ पार्लियामान का इख्तियार है और वो भी 2/3 से, वरना आइन में कोई तरमीम नहीं कर सकता, ना ही आइन को कोई रीराइट कर सकता है, जिस तरह के यहाँ पे इस हुक्म के तहत किया गया। पॉइंट टेकन सर, आप साथ ही रहिएगा। राजा आमिर अब्बास साहब, आपका क्या मौक़िफ़ है इस सवाल पर? देखिए, ये जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, ये सिर्फ एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में नहीं आया, ये एक कंसोलिडेटेड ऑर्डर है जिसमें 3 पिटीशन, एक रेफरेंस था और 2 पिटीशन थी, एक अंडर आर्टिकल 184(3). तो ये जो फैसला आया है, इसका अगर आखिरी पैरा पढ़ें तो उसमें लिखा हुआ है कि साइमल्टेनियसली हम आर्टिकल 186 यूज कर रहे हैं, उसके बाद आर्टिकल 184(3) और फिर आर्टिकल 187 की भी बात की है, और आर्टिकल 180 ने एक डिक्लेरेशन दे दी है एक कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन में, और वो डिक्लेरेशन ये दी है कि ये वोट्स जो से हैं काउंट नहीं होते। फिर आर्टिकल 187 की में भी उन्होंने फैसला दिया है, और 187 में कोई भी ऑर्डर हो, कोई भी डिग्री हो सुप्रीम कोर्ट का, उसको एग्जीक्यूट करना, उसको मानना, उसको इम्प्लीमेंट करना तमाम हाई कोर्ट्स का, तमाम अदारों का, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये एक उनके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशनल बार है, दे हैव टू डू इट। सो इट इज नॉट ओनली अ रेफरेंस कि जिसमें ओपिनियन दी गई हो, बस 2 चीजों को और मिला के उन्होंने एक कंसोलिडेटेड जजमेंट दी है, और मेरे नजदीक ये 100% बाइंडिंग है। और ये जो अरकान हैं, पर्टिकुलरली पंजाब के 20-25, ये इससे डीसीट भी होंगे, और जो हमजा शहबाज शरीफ की काउंटिंग हुई थी उसमें से ये माइनस होंगे, और अल्टीमेटली हमजा शहबाज शरीफ हैज टू लूज द सीट, और वो ये वजीर आलाशिप उनकी खत्म हो जाएगी। ओके, और यही मेरा अगला सवाल है इरफान साहब आपसे कि सर फिर इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये जो हुक्म आया है सुप्रीम कोर्ट का, उसके बाद वजीर आला हमजा शहबाज को री इलेक्शन की तरफ जाना पड़ेगा? देखें, बिल्कुल नहीं जाना पड़ेगा। सदर पाकिस्तान ने 186 के तहत ओपिनियन सीक किया है, 184 और 187 के तहत सदर पाकिस्तान ने ओपिनियन सीक ही नहीं किया। और ये जो मेन ऑर्डर का मतन है, उसमें हवाला तो सदर पाकिस्तान के उस रेफरेंस का है जो सदर पाकिस्तान ने जिसके तहत के सुप्रीम कोर्ट का ओपिनियन सीक किया। इसका 184 और 187 का जो पैबंद लगाया गया वो भी बिल्कुल गलत है, वो भी गैर आईनी है, उसकी भी कोई आईनी हैसियत नहीं है। और ना सिर्फ ये बल्कि ये भी कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि जो मुद्दत का फैसला है अहलियत खत्म करने के वाले से, वो भी पार्लियामेंट करे, ये काम सुप्रीम कोर्ट का नहीं है। तो आप समझते हैं जी, वो खुद कह रहे हैं कि ये काम सुप्रीम कोर्ट का नहीं है। और फिर खुद ही ये पैबंद भी लगा दिया है 184 को और 187 का। और अगर थोड़ी देर के लिए इस पैबंद को भी मान लें कि चले सुप्रीम कोर्ट लगा सकती है पैबंद लगा के भी आइन में तरमीम जो है सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकती, आइन को रीराइट नहीं कर सकती। 2 जजेस ने जो फैसला दिया, जो माइनॉरिटी व्यू है, वो बिल्कुल सही है। ये वाला 3 जजेस का आइन के मुताबिक सर, लेकिन फिर भी मेजॉरिटी का ही फैसला माना जाता है ना, माइनॉरिटी का फैसला तो नहीं माना जाता। नहीं, ये फैसला जहाँ आइन से मुतसादम हो जाए वहाँ आइन की मानी जाती है, वहाँ इस तरह की मेजॉरिटी की भी नहीं मानी जाती। तो सर फिर क्या फैसले की, फिर क्या आगे क्या प्रोसीडिंग होगी, उसको किस तरह इम्प्लीमेंट किया जाएगा? मैं नहीं समझता कि इसकी कोई कानूनी हैसियत है इस तरह की। अच्छा जी, राजा आमिर अब्बास साहब, जब फैसले की वो कह रहे हैं इरफान साहब कोई कानूनी हैसियत नहीं है, तो फिर यहाँ पर री इलेक्शन करवाने की या फिर खत्म करने की कि जी वो है ही नहीं अब वजीर आला, तो फिर उसकी क्या हैसियत है? देखिए, वो इरफान साहब बात कर रहे हैं रेफरेंस की। हाँ जी। लेकिन इरफान साहब के इल्म में होना चाहिए कि रेफरेंस के साथ 2 कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन थी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की रिगार्डिंग द सेम सब्जेक्ट मैटर, और उन कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशंस जो आर्टिकल 184(3) थी उनका भी इसमें फैसला है। वो ये कंसोलिडेटेड फैसला है। जहां तक ओपिनियन की बात है, वो ओपिनियन प्रेसिडेंट को चली गई, उन्होंने कह दिया कि 4 पॉइंट्स में से 2 पॉइंट्स को देख के बाकी उन्होंने पॉइंट कहा कि ये हमारा काम नहीं है। लेकिन जहां तक एसोसिएशन की पिटीशन थी
उस पे एक जजमेंट आ चुकी है। अब अनलेस एंड अनटिल ये रिव्यू नहीं करते तो वो जजमेंट जो होती है वो अपनी जगह फील्ड होल्ड कर रही है, वो गलत है, वो दुरुस्त है, उसमें जो कुछ भी है, बट इट्स जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, लाइक अदर जजमेंट्स, इट हैज टू बी इम्प्लीमेंटेड। ठीक है। अच्छा इरफान साहब, अब ये बताइए कि हमजा शहबाज क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन में जा सकते हैं? उनको बिल्कुल जरूरत नहीं है जाने की। ये एक वर्ड ऑफ इनिशियल ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने किया है, दिस ऑर्डर इज टू बी इग्नोर्ड। और मैं पहले ही कह चुका हूं कि राजा साहब ने मेरी बात सुनी नहीं है। मैंने क्या, अगर 184 और 187, 184 और 187 में भी अगर इस फैसले को हम ले लें तो फिर भी ये आइन के खिलाफ है। फैसला जो है वो आइन को तब्दील नहीं कर सकता, क्योंकि जजों ने ओथ उठाया हुआ है कि वो आइन को फॉलो करेंगे, आइन की पासदारी करेंगे, न कि ऐसा फैसला देंगे जो आइन के खिलाफ हो। अगर फैसले के साथ मुवाजना किया जाए तो कोई भी ये फैसले को फॉलो नहीं करेगा, बल्कि सब आइन को फॉलो करेगा। अच्छा, एक कंफ्यूजन है, जिस तरह आप अभी बात कर रहे हैं कि जो पहले हमने देखा था तहरीक-ए-एतमाद का मामला था, वजीर आजम उस वक्त के इमरान खान के खिलाफ, और उस पर जो स्पीकर ने फैसला किया था और डिप्टी स्पीकर ने रूलिंग दी थी, फिर उसको वहाँ सुप्रीम कोर्ट ने खुद नोटिस लिया था, तो उनका और इसका कोई आपस में ताल्लुक नहीं बनता? बहुत गहरा ताल्लुक है। अच्छा। और ये भी जो रेफरेंस सदर ने किया था एडवाइजरी जुरिसडिक्शन में, ओपिनियन जो सीख किया है, इसीलिए किया था कि कोशिश ये की जा रही थी कि किसी तरह से वो जो अदम एतमाद का जो मोशन टेबल हुआ है, जो तरीके अदम एतमाद है, उसको डिले किया जाए। और वो जब स्पीकर भी नहीं कर सके, डिप्टी स्पीकर भी नहीं कर सके, तो ये उसी दौरान में जब वो टेबल हुआ था तो ये रेफरेंस भी आ गया था। और इसीलिए ये वही सदर है उसी पार्टी के जो कि अकलियत में चली गई थी। अब क्योंकि अकलियत को मुसल्लत किया जा रहा है अक्सरियत पर, तो ये ना इनका मंशा ना जमहूरियत का मंशा। यानी दुनिया में ऐसी जमहूरियत नहीं देखी कि अकलियत जो है ऐसे हथकंडे करे कि वो वहां पे ऊपर मुसल्लत होके बैठ जाए और फिर सुप्रीम कोर्ट को भी इन अ वे कंट्रोवर्शियल बना दे, तो ये कोई अच्छी चीज नहीं हुई। ठीक है इरफान खालिद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। राजा आमिर अब्बास साहब, अब ज़ाहिर एक मुनक़सिम राय भी हमें यहाँ पर नजर आ रहा है, जो माहिर कानून हैं उनकी भी। कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं जी ये सही नहीं है, और कुछ लोग कहते हैं जी ये सही है और उसको ऐसे इम्प्लीमेंट होना चाहिए। अब सवाल ये आवाम उठा रही है कि जी ये पंजाब में ही सिर्फ तब्दीली आएगी इस फैसले के बाद, या फिर मरकज़ में भी तब्दीली आ सकती है कि सदर मुमलिकत ये कह सकते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एतमाद का वोट लें पार्लियामेंट से? देखिए, बिल्कुल ये सदर मामलिकत का राइट है, वो किसी वक्त भी कह सकते हैं, क्योंकि एक वोट पे खड़ी हुई है इस वक्त हुकूमत। अगर एक वोट MQM या कोई भी जमात हिलती है या वो वोट वाले दिन आती ही नहीं, और 172 इन्होंने शो करने हैं, अगर ये 172 कौमी असम्बली में शो करने में नाकाम होते हैं तो फिर आपकी जो वफाकी हुकूमत है ये भी कोलैप्स कर जाएगी, ये भी खत्म हो जाएगी। और पंजाब में और अभी ये जो बात इन्होंने की कादिर साहब ने कि कोई मानेगा नहीं, देखिए ये फैसला कौन करेगा कि ये जजमेंट या गैर आइन है। ये गैर आइन है, ये हम है आप, मैं या कादिर साहब या कोई भी शख्स इस पे आप फैसला दे कि ये कहता है कि ये गलत है, उसको मानना है। अगर ऐसे हर इंडिविजुअल कहे कि जी हम कोर्ट का फायदा ही नहीं हुआ कोई फैसले का, ठीक है, कल को किसी भी फैसले को कहिए कि जी ये गैर आईनी है, इसको हम नहीं मानते हैं। सही है। अच्छा ये बताएं राजा आमिर अब्बास साहब, उसकी कोई टाइम पीरियड होता है जब एतमाद का वोट लेने के लिए सदर मुमलिकत की जानिब से कहा जाता है कि वजीर आजम एतमाद का वोट लें, वो सिचुएशन के तहत किया जाता है? इसकी कोई मुद्दत होती है कि भाई हर 6 महीने बाद 7 महीने बाद ये कह सकते हैं सिचुएशन को देखते हुए सदर के वजीर आजम एतमाद का वोट लें पार्लियामेंट से? इसमें कोई टाइम फ्रेम नहीं होता, ये सदर ममलिकत की अपनी जाती मर्जी है। वो जिस भी वक्त चाहे, अगर वो ये समझें कि जी हुकूमत के पास अब 172 वोट नहीं रहे, तो वो उसी टाइम वो इसमें अपना ये हक इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये कभी भी वो अपना ये हक इस्तेमाल कर सकते हैं? वो आज भी कर सकते हैं, कल भी कर सकते हैं, किसी भी वक्त कर सकते हैं।
बहुत शुक्रिया राजा आमिर अब्बास साहब, बड़े मुफस्सिल आए हैं और बहुत सारी चीज़ों को क्लियर किया है। दो तरह की एक राय थी जो मैंने अपने प्रोग्राम में ली है। अब आगे इस पर ज़रा सियासी राय भी लेते हैं कि सियासी तौर पर इस मामले को कैसे लिया जा रहा है। मुझे ज्वाइन करें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से राना एहसान साहब, पहले उनसे बात करते हैं। राना साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर अभी आपने सुना दो बड़े माहिरीन थे कानून के जिन्होंने अपनी माहिराना राय दी और दोनों की अलग अलग राय थी और मैंने यही कोशिश की कि दो मुनक़सिम राय है हम देख रहे हैं मुल्क में सुप्रीम कोर्ट के कल के फैसले के हवाले से, तो हम लें। लेकिन अभी खुद मुस्लिम लीग नून क्या सोच रही है, क्योंकि अभी आप लोगों के ऊपर दबाव भी बहुत है। अभी फिलहाल मईशत को लेकर, महंगाई की सूरत हाल को लेकर इत्तेहादियों का भी प्रेशर है आप लोगों पे कि अर्ली इलेक्शंस करवाए जाएं। पंजाब में जो सूरत हाल है उसको किस तरह टेकअप कर रहे हैं आप लोग खुद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, बड़ी इसके अंदर एक सिंपल सी बात है कि जब आप जो है बाइकआउट कर दें इलेक्शन से, जिस तरह पीटीआई और पीएमएलक्यू ने बाइकआउट किया ये पंजाब के चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन से, तो तब आर्टिकल 63A लागू ही नहीं होता। और ये मैं किस बेसिस पे कह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट का एक केस है जो सरदार शेर बहादुर बनाम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान PLD 2018 सुप्रीम कोर्ट 97, जिसके अंदर जस्टिस साकिब निसार साहब थे, उमर अता बंदयाल साहब थे, फैसल अरबाब साहब थे। तो उन्होंने इस चीज़ के ऊपर फैसला दिया कि जब बाइकआउट होता है तो तब डिफेक्शन क्लॉज अप्लाई ही नहीं होता। तो ये चीज़ तो सेटल है कि ये जब ये जो भी फैसला आया है इसके ऊपर दो राय। उन्होंने ड्यूरिंग द प्रोसेस बाइकआउट किया था ना, उससे पहले तो बाइकआउट नहीं किया था। बाइकआउट होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस किया हो, जब वो वोटिंग हुई उस वक्त वो बाइकआउट था। तो ये आपके पास सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जो बड़ा क्लियर है। लेकिन राना साहब सुप्रीम कोर्ट ये कह रही है कि वो मुनरिफ अरकीन जिन्होंने वोट दिया था वजीर आला को, वो उनका वोट ही कास्ट नहीं हुआ। वोट कास्ट नहीं हुआ तो वजीर आला वो कैसे हैं? देखिए, वो जब बाइकआउट आप कर दें तो फिर वो डिफेक्शन क्लॉज लगता ही नहीं है। और ये इजाजत जो वोट देने की थी ये भी मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट ही की थी। तो ये बड़ा एक मैंने आपको वो केस भी सुना दिया है। तो ये हमारा इसके ऊपर जो है वो मौक़िफ़ है। और दूसरा देखें, जो चौधरी शुजात साहब हैं वो हेड हैं PMLQ के, तो उनका वोट तो जो है वो तो डिफेक्शन क्लॉज अगर जिस तरह आप लगाना चाह रहे हैं तो उन पे भी लगता है, लेकिन ये लगता ही नहीं है जब बाइकआउट हो। तो इसलिए पंजाब हुकूमत का वही स्टेटस है जो कल था, जो परसों था। और लेकिन आप देखें ना राना साहब, इतने दिन हो गए हैं, ये सारा आईनी और कानूनी बहरान तो पंजाब में अभी भी है। काबीना तक की तश्कील तक तो हुई नहीं है, आगे मामलात चलाने हैं पंजाब के, क्या ऐसे ही चलता रहेगा फिर? देखें, अभी जो है हमारी पार्टी ने लोगों को फोकल पर्सन्स बना के हर मिनिस्ट्री के अंदर काम चल रहा है और हम लोग वे टेकिंग स्टॉक ऑफ एवरीथिंग। हमजा शहबाज साहब जो चीफ मिनिस्टर हैं वो डेली बेसिस पे जो है पंजाब को ओवरसी कर रहे हैं। ये बदकिस्मती है इस मुल्क की कि ऐसी पार्टी जो समझती है कि अब हम खुद निकल गए इक़्तिदार से तो अब हम कुछ भी ना होने दें, और वो आईनी बहरान बनाने की कोशिश करिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आने वाले चंद दिनों के अंदर अब ये गवर्नर की मुद्दत ख़त्म हो जाएगी और नया गवर्नर आ जाएगा और ओथ ले लिया जाएगा और आगे जो है वो मामलात बढ़ेंगे। लेकिन मरकज में क्या सूरत हाल इतनी स्टेबल है? सदर मुमलिकत अगर आज ये कह देते हैं कि जी वजीर आजम शहबाज शरीफ जो हैं वो एतमाद का वोट लें पार्लियामेंट से, तो अभी भी आप लोग जो हैं वो इस मुस्तहकम पोजीशन में हैं कि आपके खिलाफ कोई वोट नहीं देगा? जी, मैं समझता हूँ हमने पहले भी बगैर जो डिसिडेंट्स थे, जो PTI के जो थे, उनके बगैर हमने अपनी मेजॉरिटी दिखाई। हम दोबारा भी दिखा देंगे, हमें कोई कंसर्न नहीं है इस चीज़ का। लेकिन मुल्क के हालात बिल्कुल ख़राब हैं, मईशत के हालात, और उसकी जिम्मेदार PTI है जिसको हम बेहतरी की तरफ लेके जा रहे हैं। और इसके ऊपर चंद दिनों के अंदर, 2-4 दिनों के अंदर एक हतमी फैसला आ जाएगा कि हमने IMF के साथ किस तरह आगे बढ़ना है। वो हतमी फैसला आवाम के लिए मुश्किल फैसले होंगे, वो हतमी फैसला आवाम के लिए मुश्किल फैसले होंगे। देखिए सुमैया, ये इसमें कोई भूल नहीं होनी चाहिए कि जिस तरह की मईशती तबाही PTI छोड़ के गई है, आगे का सफर जो है वो कठिन ही होगा। लेकिन सर वो मईशत की तबाही तो आप लोगों को पहले से ही मालूम थी, वो तो आप तनकीद पहले भी करते थे। अगर आपके पास कोई मुआशी प्लान नहीं था तो फिर आप लोग हुकूमत में क्यों आए? नहीं, मैं आपको वही कह रहा हूँ कि जो मईशती तबाही को हम रोकने के लिए, इसकी स्पीड को आहिस्ता करने के लिए हम आए थे, क्योंकि हमें यकीन था कि अगर PTI चलती रहेगी तो ये जो है दिवालियेपन की तरफ हमें ले जाएगी। तो अब देखें, मैं आपको बताना चाहता हूँ
कि इंशाल्लाह ताला ये जब IMF को हम यही कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कोई मिडिल ग्राउंड में आ जाएं कि ये इस रिलीफ को ये जो दे रहे हैं हम पेट्रोल के ऊपर, इसको कोई मिडिल वे इसका निकल आए और हम उनको 2-3 मिडिल वे क्या निकलेगा? अभी तक आप लोग 40 दिन में ये फैसला नहीं कर पाए कि सब्सिडी रखनी है, ये खत्म करनी है, इस चक्कर में रिजर्व खत्म हो रहे हैं, मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। तो अगर ये फैसला नहीं हो पाएगा जल्दी तो मिडिल क्या निकलेगा इसका? इस सबसे पहली इस चक्कर में रिजर्व्स नहीं खत्म हो रहे, रिजर्व्स बहुत पहले से खत्म हो रहे थे। अगस्त 2021 में रिजर्व्स सर कितने रिजर्व छोड़ के गई थी पीटीआई की हुकूमत, जरा बताइएगा सर। मैं आपको वही बता रहा हूं कि अगस्त 2021 में 20 अरब डॉलर के रिजर्व्स थे स्टेट बैंक के पास, जो कि जब हमें हुकूमत मिली तो 10.8 अरब के रह गए, जिसका मतलब है कि 9 अरब और अभी कितने हैं सर? हुकूमत झोंक गई, खत्म कर गई। और अभी कितने रिजर्व्स हैं जी? अभी रिजर्व्स कितने? मैंने आप 10.3 अरब जो आखिरी स्टेट बैंक की रिपोर्ट है, सिर्फ 500 मिलियन डॉलर जो है वो नीचे और गिरे हैं हमारे ये इस एक महीने के अंदर। और उसकी वजह है कि ये हमारी, वो तो कह रहे हैं 22 अरब के रिजर्व छोड़ के गए थे। देखिए सुमैया, ये बहुत सिंपल सा, इसके ऊपर बहस भी नहीं होनी चाहिए। ये स्टेट बैंक की रिपोर्ट डेली बेसिस पे आप इसकी उनकी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। जो स्टेट बैंक के रिजर्व्स थे वो 10.8 अरब के थे, और जो बाकी कमर्शियल बैंक्स में पड़े थे वो मेरे ख्याल से 6 या 7 अरब के थे, कुल 17 अरब के थे। जब हमें जब पीटीआई को हुकूमत मिली तो 16 अरब के रिजर्व्स थे, तो एक आधा अरब ऊपर है, लेकिन इन रिजर्व्स में ये फर्क है। चले अभी आप कह रहे हैं 10, फिर आप कह रहे हैं 16-17, चले ठीक है। अब देखते हैं कि आप लोग क्या फैसले करते हैं, मुश्किल और सख्त फैसले के जाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका राना एहसान साहब। नाज़रीन ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे तो जरा तफसील से बात करेंगे कि डॉलर आज क्यों डबल सेंचुरी कर गया है, उसके पीछे क्या वजूहात हैं, इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। हम बात करें आईने पाकिस्तान के आर्टिकल 63A, जिसपे एक रेफरेंस दायर किया गया था सुप्रीम कोर्ट में सदर मुमलिकत की जानिब से, जिसका कल फैसला अक्सरियत में सुनाया गया सुप्रीम कोर्ट के बेंच की जानिब से, और ये कहा गया कि मुनर्रिफ रुकन का जो वोट है वो काउंट नहीं होगा। अब बात ये की जा रही है कि इसका असर जो है वो सिर्फ पंजाब की सियासत पर होगा। बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि इसका असर सिर्फ पंजाब की सियासत की हद तक ही होगा, मरकज़ में इसका असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इंतखाब हुआ था तो उस वक्त किसी मुनहरिफ रुकन ने वोट नहीं दिया था, उनके वोट की जरूरत नहीं पड़ी थी। लेकिन फिर भी ज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस पर मौक़िफ़ लेते हैं, क्योंकि ब्रेक से पहले हम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का इस पर मौक़िफ़ ले रहे थे कि वो इस तमाम तर फैसले को आगे जाके किस तरह देख रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक रियाज फतियाना साहब, उनसे हम बात करेंगे। रियाज फतियाना साहब बहुत शुक्रिया। अब जाए सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है कल, उसका असर बार बार हम बात कर रहे हैं कि पंजाब पे तो पड़ रहा है, पंजाब की सियासत पे भी पड़ रहा है, लेकिन क्या आप समझते हैं कि इसका असर मरकज पे भी पड़ेगा? बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का असर कौमी असम्बली पर भी पड़ेगा, क्योंकि ये 20 जो हमारे MNAs हैं जो आज पीटीआई को छोड़कर हुकूमत के साथ बैठे हुए हैं, अब वो किसी भी मुश्किल मरले में हुकूमत को वोट नहीं डाल सकते। और अब हुकूमत 172 वोट लेकर बनी है, एक भी आगे पीछे बंदा इनका हो जाता है तो ये मेजॉरिटी लूज कर जाएंगे। एक आध वोट का फर्क है, कभी कोई हुकूमत नहीं चाहती, लेजिस्लेशन हो सकती है ना, कोरम पूरा हो सकता है, और अगर कोई इनसे कहा जाए तो माद का वोट दें तो शायद वो भी ना पूरा हो सकता है। और एक भी का साथी चला गया छोड़कर, उनका जो इत्तेहादी जमात है तो भी हुकूमत आराम से नीचे गुजरी। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने रियाज फतियाना साहब ये कहा है कि जो रुकन की नायली की मुद्दत का फैसला है कि कितनी होनी चाहिए, ये फैसला पार्लियामेंट ने करना है। ना सिर्फ ये बल्कि हॉर्स ट्रेडिंग के से लेजिस्लेशन करनी है, वही पार्लियामेंट ने करनी है। तो जो मौजूदा हुकूमत है जिसकी बहुत ही कम अक्सरियत है, इस कम अक्सरियत में क्या ये करेंगी, और अगर करेगी तो कैसे कर सकती है कानून साजी? बिल्कुल, मौजूदा हुकूमत कानून साजी नहीं करेगी। उन्होंने मुस्तकबिल के लिए कहा, इनको तो कह दिया कि नायल, क्योंकि कौमी असम्बली में MNA जो हैं जो चले गए हमें छोड़कर, उन्होंने वोट डाला नहीं है। अगर हम बाइकआउट ना करते प्राइम मिनिस्टर के चुनाव का और वोट डलवाते तो इन्हें मजबूर होकर वोट या हमें डालना पड़ता, या मुखालफत में डालते, या अब्सटेन करते, गैर जानबदार रहते। तीनों सूरतों में जो दूसरी 2 सूरतें हैं उसमें ये नायल हो सकते थे, लेकिन चूंकि हमने जल्दी में फैसला किया और वो गलत फैसला था कि इनसे हमने वोट नहीं डलवाया, वरना ये भी अभी फारिग हो जाते। तो इन्हें एक मौका मिल गया कौमी असम्बली के अरकान की हद तक। जहाँ तक सूबे का तल्लुक है, उन्होंने जो वोट डाले हैं 25 लोगों ने,
तो वो नाअहल भी हो जाएंगे और साथ उनका वोट भी रिजेक्ट हो जाएगा। जब वोट रिजेक्ट हो गया, नाअहल भी हो गए, तो मेजॉरिटी लूज कर गई है नून लीग पंजाब में, और हमजा शहबाज साहब अब वज़ीर आला पंजाब नहीं रहे कानून, आइन और खिलाफियात के मुताबिक। अच्छा रियाज साहब, पीटीआई की रहनुमाओं की जानिब से बार बार इस तरह के बयानात आ रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी ने, पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून के साथ हाथ कर दिया है। क्या हाथ कर दिया है? ये मेरे ख्याल से पुरानी इनकी आपस में मुखासमत है। हाँ। भुट्टो साहबा के वक्त से 88 से लेकर आज तक। हाँ। और जरदारी साहब ने इनके साथ हाथ कर दिए, अच्छा। इनको धक्का दे दिए। अब हुकूमत चलाई नहीं जा रही, संभाली नहीं जा रही, बदनामी अलग हुई, लोटे बनाने की अलग इनकी साख खराब हुई, जमानतों पर ये सारी कबीना आया। मैंने कह दिया आप अपने सारे गोशवारे जमा करवाएं, हम तबाह को किस जमा करवाएंगे, आपकी सारी कबीना तो जमानत करें। और फिर ये महंगाई इनसे कंट्रोल नहीं हुई, महंगाई बढ़ती जा रही, डॉलर 198 रुपये पे चला गया। तो मेरी तौर पर जो थोड़ी बहुत साख रह गई थी नून लीग की, वो जीरो हो गई है। अच्छा, आप लोग तो जलसे कर रहे हैं ना, पूरे मुल्क में मुख्तलिफ शहरों में जलसे कर रहे हैं, रोज जलसे हो रहे हैं, तो ये एक जो आप लोगों ने माहौल बनाया हुआ है कि जलसे भी किए जा रहे हैं, एक कैंपेन चल रही है, इलेक्शन कैंपेन चल रही है, तो उससे क्या अर्ली इलेक्शन का जो एक दबाव है वो आप कर पाएंगे, पीटीआई कर पाएगी? एक आध जलसा सारा जोर लगा के करें, वो कहते हैं ऐसी हो गया। अब तो जगह जगह जलसे हो रहे हैं, जिलों में हो रहे हैं, पूरे पाकिस्तान के हर कोने में हो रहे हैं, कराची हुई है, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब। तो अब तो ये साबित हो गया है कि ये होता क्या है, जलसे से एक अजहार होता है कौन कितना पॉपुलर है। और लोग किसी को ट्रांसपोर्ट नहीं दी पीटीआई ने या मरकजी सूबाई बॉडी ने, सब लोग अपने खर्चे पर जा रहे हैं, अपने खर्चे पर जा रहे हैं। ना किसी को कीमे वाले नान मिलते हैं, ना किसी को ट्रांसपोर्ट मिलती है। ये मोहब्बत है, जज्बा है, क्योंकि पूरी कौम, इसमें सिर्फ पीटीआई नहीं, इसमें पूरी कौम शामिल है। और लोग अब इमरान खान के बयानिया की सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए इसे आप तसव्वुर करें ये रेफरेंडम हो गया है। अच्छा। इस रेफरेंडम के बाद साबित हो गया है कि अवाम ने इस फैसले को रिजेक्ट किया है जो गैर मुल्की मुदाखलत से हुआ है। इस हुकूमत को भी मुस्तरद किया है। इसका एक ही हल है इस मुल्क में सियासी आईनी बुरान से निपटने के लिए। अब मुल्क तो दिवाली होने भी जा रहा है, हमें खदशा है कि सिवलवार की कैफियत न हो जाए। इसका एक ही हल है, फिल फॉर असम्बलियाँ सारे चारों सूबों की नेशनल असम्बली तोड़कर फिल फॉर नए मैंडेट के लिए अवाम के पास जाया जाए और इलेक्शन। अच्छा, शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि जी 48 घंटे बड़े अहम हैं और जगहों से भी बड़े फैसले हो रहे हैं, वहाँ पर जो फैसले आएंगे वो बड़े देखने वाले होंगे, तो ये खबर उनको कहाँ से मिल रही है? देखें, जहाँ तक मेरे इल्म में है, इमरान खान साहब किसी से बात नहीं कर रहे। अब दाएं बाएं से तो राब्ते होते ही हैं हर जगह पे एक दूसरे के, लेकिन ऐसा जहाँ तक पार्टी की आज़ाद का लोग इमरान खान का किसी से कोई राब्ता नहीं, वो डायरेक्टली किसी से कोई राब्ता नहीं कर रहे। और दूसरा, जहाँ तक शेख रशीद साहब का तल्लुक है, तो वो चूँकि रावलपिंडी में रहते हैं तो उन्हें ज़्यादा बेहतर पता होगा, लेकिन इस हट कर भी एक एनालिसिस होता है क्रिटिकल एनालिसिस। उसमें यही नज़र आ रहा है कि जिस तरह से प्रेशर हैं इदारों पर भी और अदालतों पे भी और अवाम पे भी, बिल आखिर इन्हें इलेक्शन करवाने ही होंगे। और उनको अभी तक डेट नहीं दी आज़ादी मार्च की। आज़ादी मार्च अगर मूव कर जाएगा पूरे पाकिस्तान से, अगर रोकने की कोशिश की जाएगी, जहाँ रोका जाएगा वहीं धरना हो जाएगा। अच्छा। इस मीन का सारा पाकिस्तान चौक हो जाएगा। तो इसका रिजल्ट ये होगा कि बिल आखिर हुकूमत जितने देखने पड़ेंगे। इससे पहले कि ऐसा हो तो उन्हें अपनी इज्जत बचाने के लिए इलेक्शन अनाउंस कर देना चाहिए। इसका मुल्क उसको भी फायदा होगा और सभी को भी। अच्छा, अगर सदर मुमलिकत आज कहते हैं कि वज़ीर आज़म पार्लियामेंट से एतमाद का वोट लें, तो ऐसी सूरत हाल में पीटीआई तो पार्लियामेंट में मौजूद नहीं है, इक्का दुक्का कुछ लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि हमने इस्तीफा नहीं दिया, तो क्या वो वोटिंग में हिस्सा लेंगे? देखें, हुकूमत वफाकी हो सूबाई हो, उसको टोटल जो तादाद है कौमी असम्बली की या सूबाई असम्बली की, उसका 51% पास होना चाहिए। अगर उसके पास टोटल स्ट्रेंथ का 51% नहीं है, जिस मीन उसको एतमाद हासिल नहीं है पार्लियामेंट का या कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली का। नंबर 2, जहाँ तक जिनको हमने जो हमारे में छोड़ कर गए हैं, अगर वो एतमाद का वोट देते हैं, एतमाद का वोट कह सकते हैं प्रेसिडेंट, तो फिर वो अगर वोट देते हैं तो फिर तुम्हारा जो पिछला केस है वो भी और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। फिर या सेकंड रेफरेंस भेज देंगे हम इनके खिलाफ, इलेक्शन कमीशन ने अदालत में फैसला कर चुकी है कि इनका वोट काउंट नहीं होगा, तो इनका वोट काउंट नहीं हो सकता। अगर वो इतमाद का वोट देते भी हैं, जो 20 लोग हमें छोड़ गए हैं कौमी असम्बली में, 25 छोड़ गए हैं सूबाई असम्बली में,
तो इनका वोट अब आइन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इनका वोट काउंट नहीं किया जा सकता। अगर काउंट किया जाएगा तो इसको हम चैलेंज कर देंगे। रियाज फतियाना साहब, आखिर में बता दें कि अब ज़ाहिर है जो मईशत की सूरत हाल है, अब लग रहा है कि अब करने होंगे मुश्किल फैसले हुकूमत को। जो हुकूमत मुश्किल फैसले करेगी तो क्या इत्तेहादी जो हुकूमत के हैं वो उनका साथ देंगे? हो सकता है दें, लेकिन हुकूमत तक खुद भागना चाह रही है, इसलिए आपने देखा होगा तेल की कीमतें नहीं बढ़ा रहे। अगर इनका लंबा रहने का इरादा होता तो तेल की कीमतें बढ़ा चुके होते। ये खुद खौफजदा है कि ऐसा ना हो कि अवाम के ऊपर पथराव करे और इनका गिराव करे। अभी भी जहाँ जाते हैं, किसी फंक्शन में, किसी एयरपोर्ट पर, किसी भी जगह जाते हैं तो चोर चोर किनारे लगते हैं। इसलिए मेरा ख्याल है कि अब ये खुद घबराए हुए हैं, बौखलाए हुए हैं, परेशान हैं और इनके पास अब निकलने का रास्ता नहीं इनको नजर आ रहा है। तो बिलाखिर इन्हें पॉसिबिलिटी है कि अगला बजट निजाम हुकूमत पेश करे, क्योंकि ये खुद भागना चाह रहे हैं। और पार्टी नून लीग के अंदर भी डिवीजन है, दो ग्रुप है। नवाज शरीफ ग्रुप चाहता है इलेक्शन हो जाए, शहबाज शरीफ ग्रुप चाहता है कि हम अभी एंजॉय करें इक़्तिदार को। ठीक, तो ये मेरा ख्याल है कि इन पार्टी में भी तफरीक कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका रियाज फतियाना साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। और नाज़रीन, आपको बताया आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि पंडाल सजा चुकी है गुजरावाला में, जहां पर कारकुनान खासे पुरजोश हैं और तकरीबन पंडाल भर चुका है। जलसा बाकायदा शुरू कब होगा? तनवीर भट्ट हमारे नुमाइंदे हमें गुजरावाला से ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। तनवीर, क्या माहौल आप देख रहे हैं गुजरावाला के शहरों का? वहां पर कितना जोश खरोश है? पहलवानों का शहर इसे कहा जाता है। तो आज आए हैं लोग और कितनी बड़ी तादाद अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर लोगों की जलसगाह में? जी, इस वक्त जो जिन्ना स्टेडियम है वहाँ पे लोगों की एक तादाद तो बड़ी जमा हो गई है और ये वो लोग हैं जो अपनी मदद आपके तहत इर्द गिर्द के जो देहात है वहाँ से आए हैं। ये लोग आज अलग सुबह ही आना शुरू हो गए, दोपहर के बाद फिर एक बड़ी इतनी ज़्यादा धूप में ये लोग आए हैं, आके सीटों पे बैठ गए हैं ना। मैंने आपको ग्राउंड में दिखा सके तो वो दिखाता है कि अभी तक जो मुकामी शहर के लोग हैं, शहर के कोई भी इनका टिकट होल्डर, कोई MNA MP का टिकट होल्डर, मेयर इनकी जो क़ियादत है वो अभी तक अपने कारकुनों के साथ, अपने वोटर सपोर्टर के साथ यहाँ पे नहीं पहुँची। ये वो लोग हैं जो अपनी मदद आपके तहत आए हैं। अभी चूँकि अभी तकरीबन 5:30 का टाइम है और जलसा में भी तकरीबन 1.5 से पौने 2 घंटे रह गए हैं जलसा शुरू होने में, तो अभी लोग आना शुरू हुए हैं, लेकिन अभी टोलियों की शक्ल में लोग नहीं आए। अभी हम देख सकते हैं कि ग्राउंड की बेहतर हिस्सा जो है वो भर चुका है, लेकिन हम ये भी देख रहे हैं कि ये जो सीमेंटेड सीढ़ियाँ इनकी जिन्ना स्टेडियम की, वहाँ पे भी लोग बैठे हुए हैं। अभी यहाँ पे जो लोग आपस में बातें कर रहे थे कि चूँकि अब मौसम थोड़ा सा सूरज ढल रहा है, इसलिए जो मुकामी क़ियादत है, जो यहाँ के लोग हैं, ये भी अपने वोटर सपोर्टर के साथ इंशाल्लाह जल्दी कहते हैं पहुँचना शुरू हो जाएंगे। जी तनवीर, ये बताइए कि जलसा कब शुरू होगा बाकायदा तौर पर और खिताब का वक्त क्या दिया गया है? इमरान खान का खिताब कब तक मुतवक्किल है? ये जो जलसा की इंतज़ामिया है, जब इनसे हमने बात की है, फाइनल उनका यही कहना है कि 7 बजे के करीब हम जलसा शुरू कर देंगे। 7 बजे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान है वो पंडाल में पहुंच जाएंगे, स्टेज पे पहुंच जाएंगे। उसके बाद 7:30 बजे इमरान खान का खिताब होगा जो तकरीबन 8:30 बजे तक जारी रहेगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तनवीर भट्ट। फिलहाल आपसे हम लेते रहेंगे अपडेट्स, जैसे जैसे आगे सूरत हाल मज़ीद जो है वो बढ़ेगी और लोग मज़ीद यहाँ पर आना शुरू होंगे। 7 बजे का वक्त दिया गया है कि इमरान खान यहाँ पहुँचेंगे। तो आज है गुजरावाला जहाँ पर पंडाल सज रहा है। तो ये सूरत हाल थी। खैर नाज़रीन, मईशत की बात करते हैं और ज़ाहिर हम देख रहे हैं डॉलर जो कि मज़ीद तगड़ा हो रहा है, डबल सेंचुरी जो डॉलर ने कर ली है और क्या वजह है इसकी वजूहात भी हम जानेंगे कि रिकॉर्ड सतह पर पहुँच गया है डॉलर। और अब IMF से मुज़ाकरात करने जा रही है हुकूमत और आज से जो मुज़ाकरात दोहा में शुरू होंगे ये 25 तक जारी रहेंगे, यानी कि 25 मई तक ये जारी रहेंगे। तो इसमें क्या नए तरीके से यानी कि रीनिगोशिएट किया जाएगा IMF के साथ, या फिर वो जो साबका हुकूमत का मुआहिदा था उसी पर अमल दरामद किया जाएगा, सब्सिडी ख़त्म की जाएगी या फिर बरकरार रखी जाएगी? वो सवालात हैं जो कि आज हमारे हर पाकिस्तानी के जहन में हैं। इसी पर हम बात करेंगे। मैं ज्वाइन करें डॉक्टर सलमान शाह साहब, साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना है, माहिर मुआशियात हैं, उनको हम वेलकम करते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। सर,
बहुत अजीब व गरीब सूरत हाल है। बातें की जा रही हैं कि मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, खुदा न खास्ता। आप मुझे बताइएगा कि इस वक्त हमारे पास क्या सिचुएशन है, जिस तरह डॉलर बढ़ रहा है और ज़ाहिर इस पे कर्जे में भी पाकिस्तान के इजाफा हो रहा है, हमें IMF से क्या मिलने का इम्कान है? जी डॉक्टर सलमान शाह साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी मुझे आवाज़ आ रही है। जी सर, आपने मेरा सवाल सुना? जी जी देखिए, IMF हमारे लिए बहुत अहम है कि उनके साथ हमारा जो एग्रीमेंट है वो क्लियरली सामने आ जाए, ताकि पूरी दुनिया को पता लग जाए कि IMF के प्रोग्राम पे हम अब चढ़ गए हैं और जो भी हमने अहदाफ उसमें सेट किए हुए हैं उनके ऊपर हम अमल दरामद कर रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट्स में भी ये मैसेज चले जाए, डोमेस्टिक मार्केट्स में भी चले जाए, तो उसकी वजह से खासी एक स्टेबिलिटी आ जाएगी। इस वक्त की जो अनसर्टनिटी है, इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और हमें पता है कि हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। वो ये है कि पाकिस्तान का जो बैरून मुल्क कर्जे हैं वो अब इतने ज़्यादा हैं कि उनकी वापसी जो है वो भी तकरीबन कोई 15 अरब डॉलर सालाना के ऊपर है और उसके ऊपर जो सूद देना पड़ता है वो भी कोई 4 अरब डॉलर के करीब वो भी बन जाता है। सो ये 2 चीज़ें जो हैं इसके लिए नंबर 1 हमने ये जो कर्जे वापस करने हैं और फिर उनकी जगह पे नए कर्जे लेने और वो IMF के प्रोग्राम के बगैर वो मुमकिन नहीं है। दूसरी बात यह है कि हमारे जो दोस्त ममालिक हैं, सऊदी अरेबिया हो गया, चीन हो गया, दूसरे जो हमारी सपोर्ट करते हैं UAE एटसेट्रा, उनकी भी रिक्वायरमेंट है कि हमारा IMF प्रोग्राम होगा तो फिर वो हमारी मदद करने के लिए तैयार होंगे। तो ये हमें करना पड़ेगा। अब IMF की जो शराइत हैं उसमें जो मेन शराइत हैं कि वो सब्सिडीज कहते हैं आप ख़त्म करें, जिसका मतलब ये है कि पेट्रोल के ऊपर सब्सिडी और बिजली के ऊपर जो सब्सिडी दी जा रही है वो जब हम ख़त्म करेंगे उससे एक तो ये है कि कीमतें बहुत बढ़ेंगी, इन्फ्लेशनरी एक शॉक ज़रूर आएगा और गरीब आदमी के ऊपर एक बहुत बड़ा उसका इम्पैक्ट आएगा। अब डिपेंड करेगा कि गवर्नमेंट गरीबों के लिए कोई ऐसी सब्सिडी निकाले जो डायरेक्टली उनके पास जाए और बाकी जो अफोर्ड कर सकते हैं उनके ऊपर ना वो तो डॉक्टर साहब ये जो आप बात कर रहे हैं, आप जो बात कर रहे हैं सर, ये बात हुकूमत जो कर रही है वो ये है कि हम कोई मिडिल राह निकालेंगे, यानी कि दरमियानी राह निकालेंगे। क्या इस सारी सूरत हाल में जब ये कह रहे हैं IMF की सब्सिडी ख़त्म करें पेट्रोल पर भी और बिजली पर भी, तो क्या कोई दरमियानी राह निकाली जा सकती है? देखें, दरमियानी राह अगर उनका मकसद ये है कि हम जो कीमतें पूरी तरह ऊपर नहीं करेंगे तो वो तो नहीं मानेंगे, क्योंकि जो एक इस तरह से समझें कि डॉक्टर ने जो आपको दवाई दी है अगर उसकी आप आधी डोज लेंगे तो फिर तो आप बिल्कुल ठीक नहीं होंगे, फिर तो वो बहुत लंबी आपकी बीमारी चलेगी। सो डोज आपको पूरी लेनी पड़ेगी, उसके बाद फिर वो देखेंगे कि क्या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं, उनको आप कैसे ट्रीट करते हैं। तो उसमें जो डायरेक्ट सब्सिडी भी वो भी बड़े नाप तोल के देनी पड़ेगी। ये तो नहीं है कि वो आप इमीडिएटली किसी मैकेनिज्म के बगैर आप करना शुरू कर देंगे। सो आसानी से नहीं होगा, मुश्किल काम होगा, बट करना ज़रूरी होगा। तो सर इसको क्या रीनिगोशिएट किया जा सकता है, इस पूरे मुआहदे को जो पिछली हुकूमत ने किया था IMF से? नहीं, इससे ये तो मिनिमम प्रोग्राम है ना। ये देखें, आपने 22 प्रोग्राम्स किए हुए हैं IMF के साथ और कभी भी आप मुकम्मल नहीं करते। सो उनको भी पता है कि आप एक किस्म के हैबिचुअल ऑफेंडर हैं और आपको अगर थोड़ी सी भी लचक देंगे तो आप भाग जाएंगे, पैसे ले लेंगे, फिर आप काम नहीं करेंगे। तो इसके लिए एक तो ये है कि हमारा जो एटीट्यूड है एज अ नेशन भी और एज हमारे इकोनॉमिक प्लानर्स को भी और सियासतदानों को भी समझना चाहिए कि हमने अपनी इकोनॉमी को ठीक करना है और ये कोई मिडिल वे के साथ ठीक नहीं हो सकती, आपको मुश्किल काम करने पड़ेंगे। सही।
तो उसके ऊपर हमें लेना चाहिए, एक स्टैंड लेना चाहिए एज अ नेशन। अभी आप देख रहे हैं एक वायरल हुई है श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर की एक किस्म की वीडियो है जिसमें वो बता रहे हैं कि कौम को कि एग्जैक्टली क्या होना है श्रीलंका में, और उसमें उन्होंने कोई मिडिल वे की बात नहीं की। उन्होंने कहा अपनी बेल्ट टाइट करें और बहुत मुश्किल होगी लेकिन हम इसके बाद ठीक हो जाएंगे। तो यही मैसेज पाकिस्तान में भी जाने की जरूरत है। सही। अब जाहिर है कि जब ये इस तरह का काम करते हैं और एक सियासी गवर्नमेंट जब ये काम करती है तो वो डरती है कि उसका फिर वोट बैंक खराब होगा। वोट बैंक खराब होगा। सर ये प्रेशर तो है। सर आखिरी सवाल कि अब जो अनसर्टेनिटी अनक्लियरिटी है मईशत की, डॉलर जिस तरह ऊपर जा रहा है, रिजर्व जिस तरह से कम हो रहे हैं, सर सरमायाकार पर इसका क्या असर पड़ रहा है? लेकिन सरमायाकार भी वेट कर रहा है देख कि ये हुकूमत जो है ये अपनी पॉलिटिकल विल दिखाती है या नहीं दिखाती। ठीक। और अनफॉर्चुनेटली देखें ये हमारे पीडीएम में जो जमातें हैं, दो बड़ी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन। जी जी। अब ये दोनों पार्टीज ने पिछले 30 साल में कम से कम 10-10, 12-12 साल हुकूमत की हुई है। आज के जो मसले मसाइल हैं इन्हीं के क्रिएट किए हुए हैं। इन्होंने पास्ट में कोई ऐसी काम नहीं किया जिसकी वजह से सारी सूरत हाल सर हो रही है। सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, बहुत शुक्रिया, वक्त की कमी है। साबिक वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर सलमान शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाजरीन, इसके साथ ही नाजरीन प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।